हमारे बेटे को अगर ये चोट लग गई, घर का कमाई का क्या होगा, घर का अर्निंग का क्या होगा। सो उनका खून का सप्लाई बचाने के लिए हमने काफ़ी कोशिशें की और एंड में उनका पैर बच गया। फ्रैक्चर हमने स्टेबलाइज कर दिया। तो 3-4 महीने 6 महीने लगे रिकवरी पीरियड को, और 8 महीने के बाद ही वॉज बैक टू, उनको काम पे लग गए थे, प्रोफेशन पे लग गए थे। बट ऐसे जो चैलेंजिंग केसेस होते हैं जिसमें खाली पेशेंट का डिसेबिलिटी का बात नहीं होता है, उसके साथ साथ उनके पूरे फैमिली का पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है, योगदान होता है, वो बहुत मैटर करता है। सर, ये बो लेग्स होते क्या है? बो लेग्स का मतलब कि हमारे दोनों टांग जो सीधे होते हैं, अगर उसका कर्वेचर आ जाए, बी इट बिकॉज ऑफ बोन के से एंगल होने से, या नी जॉइंट का अलाइनमेंट जो होता है वो अगर घिस जाए, सो अंदर का जो कार्टिलेज खत्म हो जाए, तो पैर स्ट्रेट ना रह के पैर का कर्वेचर टेढ़ा होने लगे। सो जो शेप जो स्ट्रेट होना चाहिए, अगर वो कर्व होने लगेगा, ऐसा टेढ़ा होनेगा, तो जो तीर कमान की तरह, बो की तरह होने लगे, उसे कहते हैं बो लेग्स। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे को नी सर्जरी ही करवानी पड़े। कई बार हम नी सर्जरी के डर के मारे डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम समय पे चले जाएं तो हमारी सर्जरीज भी बच सकती है। या वो कौन से एज ग्रुप में आते हैं, अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनके स्मॉल प्रोसीजर्स में हो जाता है करेक्ट, जिसको टेम्परेरी एपिफिजियोडेसिस बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, वो उसमें करेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी बार जो जो टीनेज ग्रुप में होते हैं उसमें ऑस्टियोटोमीज में हो जाता है। बहुत सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको नी रिप्लेसमेंट या करेक्टिव ऑस्टियोटोमीज बीच में करना पड़ता है, जिसमें बोन के अलाइनमेंट करेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। नाउ कमिंग टू योर ऑर्थोपेडिक, आपके जो सब्जेक्ट है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, क्या ये पूरा का पूरा ऑर्थोपेडिक में आता है? यस, पूरा का पूरा। तो इसमें क्या क्या है, मतलब बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं? सो इसमें जैसे कि वो शब्द ही बता रहे हैं, अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, मसल्स एंड बोन्स। मसल्स जो है वो हमारे बोन मोबिलिटी का अंग है, एंड बोन्स है जो हमारे बोन जो कंस्ट्रक्ट है, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। अगर हम ऑर्थोपेडिक की बात करें तो जो ये वर्टिब्रा, C1 वर्टिब्रा से लेके नीचे के जितने सारे बोन्स हैं वो हम लोग की ट्रेनिंग में आते हैं, हम लोग डील करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन से लेके नीचे के टोस तक। इसके ऊपर के ट्रेनिंग हेड फेस नेक सर्जन्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, डेंटिस्ट्रीज, ENT, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन यहाँ से नीचे इट्स डेल्ट बाय अस ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, एंड हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में भी हमें अभी सुपर स्पेशलाइजेशन हो गए हैं। सो नाउ वी आर ऑल्सो नाउ डिवाइडेड। हमने एक चीज़ें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली हुई है, जैसे कि मेरे कुछ कलीग्स हैं who will be more extra trained in spine. हाँ. So they will be दिन रात उसी का काम करेंगे। Okay. मैंने स्पाइन में ट्रेनिंग ली हुई है जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था, लेकिन किसी को और इंटरेस्ट रहता है तो स्पाइन में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेके फिर उसी का काम करता है। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में था, तो मैं हिप और नी सर्जरीज करता हूँ। एज ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हम सब फ्रैक्चर्स ऑपरेट करते हैं। हमारी बेसिक ट्रेनिंग इज टू ऑपरेट अपॉन ऑल टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। कुछ रहते हैं जो डेडिकेटेड सिर्फ हैंड सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक वर्क करना चाहते हैं, कुछ खाली फुट एंगल करना चाहते हैं, कुछ खाली डेडिकेटेड आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन करना चाहते हैं, तो लिगामेंट्स का रिपेयर की सर्जरी करेंगे। सो ऐसे हमारे सबके सुपर स्पेशलिटी हो गए। एक है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जो 18 साल के और उसके नीचे सारे डिफॉर्मिटीज़, चाहे वो जन्मजात हो, बचपन से हो, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे हो जो सिर्फ उसी टाइप के स्पेशलिस्ट डील करते हैं, जिसको पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। देखा, आप खुद देखिए, एक डॉक्टर है, वो भी तो बोल सकते हैं नहीं हमको बड़े बड़े वैकेशंस चाहिए, हाई फाई ये चाहिए। बहुत छोटी छोटी वॉक पे जाना, डिनर पे जाना, और इसी तरह उन्होंने अपने घर को इजीली बैलेंस आउट कर रखा है। ये एक सबक है, अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। ये हैप्पीनेस फ्री है, खरीदी नहीं जाती है, और इसे यूज करें। हेलो RMC, आई एम सुनीता शर्मा। आज हम अपने एक नया मंच स्टार्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स फॉरम, जहां पर हम मेडिकली सब कुछ बताएंगे आपको। मेडिकली आपको पहले से प्रिपेयर कराएंगे। कुछ डॉक्टर्स के साथ में हमारी
वार्तालाप होगी, गुफ्तगू होगी, गपशप होगी, बातें करेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे बीमारियों के बारे में, कैसे उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। तो आज हमारे इस मंच पर हमारे साथ है डॉक्टर कुणाल पटेल। हेलो डॉक्टर कुणाल। हेलो जी। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे प्रोग्राम गाइडेंस ऑफ हेल्थ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट योर इंस्पायरिंग स्टोरी। आपने एक छोटी सी उम्र में काफी कुछ आपने कर लिया है। यू हैव बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर, वेरी बिग डॉक्टर, फॉलोइंग योर फादर्स फुटपाथ्स, डॉक्टर रमेश पटेल। I've heard a lot about him. उनके बारे में पहले ही मैंने बहुत सुना है। उन्होंने थोड़ा सा brief, I would like to know about your father. Sure. So thank you Sharma ji for giving me the opportunity and taking this interview. And it's always a pleasure to meet you. And मुझे बहुत बेहद खुशी होगी कि मेरे साइड से ऑर्थोपेडिक्स और इसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लोगों में प्रश्न है वो मैं उसका उत्तर दे सकूँ। Exactly. सो जहाँ तक आपका पहला प्रश्न था, मेरे पिताजी डॉक्टर रमेश पटेल वो एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है एंड वो 1980 से मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 45 इयर्स हो चुके हैं। एंड उन्होंने अपना सारा एजुकेशन मुंबई के पहले बड़ौदा में लिया था, MBBS एंड MS ऑर्थो, एंड फिर स्ट्रेट डाइव्ड हिज प्रैक्टिस इनटू मुंबई एंड सिंस देन ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड एट द एज ऑफ 71 and trying to give better health to all the people around in the community. दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ डॉक्टर रमेश पटेल के बारे में। जब भी उनके पेशेंट्स यहाँ पे बैठते हैं, बाहर आपस में गुफ्तगू करते हैं कि उनके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के ऑफर आए हुए थे, लेकिन उन्होंने वो सारी ऑफर को ठुकरा दिया और पिछले 45 साल से पुनीत ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बोरिवली वेस्ट में चला रहे हैं और उन्होंने पैसे से ज्यादा अपने पेशेंट्स को महत्व दिया और उन्होंने बड़ी बड़ी ऑफर्स को ठुकरा के सब पेशेंट्स के साथ रूबरू किया। उनके कोई भी पेशेंट दोबारा उनके पास सेम प्रॉब्लम लेकर कभी नहीं आए। थैंक यू। क्या ये सही है? यस मैडम, वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम पेशेंट की तकलीफ कम से कम कर सकें एंड हमारे एंडीवर उसी बारे में होती है। देन डॉक्टर, अब आप हमें अपनी इंस्पिरेशन बताइए। आपने डॉक्टर पेशा चुना, क्या इंस्पायर हुए थे? आप अपने फादर से इंस्पायर हुए थे या क्या चीज से इंस्पिरेशन मिली आपको? सो नंबर 1 चीज़ होता है मैडम कि जैसे हमारे गुजराती में हम बाप के बिजनेस में बेटा घुसता है, हाँ, वैसे हमारे में भी ऐसा था कि अनफॉर्चुनेटली एज एन एटिपिकल गुजराती हमारे इमीडिएट में कोई बिजनेस नहीं था। सो इट वाज बट नेचुरल फॉर मी टू चूज अ प्रोफेशन विच वुड बी ऑफ माय फादर्स डायरेक्शन। तो मेरे फादर को मैंने 1982 में मैं बॉर्न हुआ हूँ, जब से मैं होश संभाला है मैंने उनको काम करते हुए, मेहनत करते हुए देखा है और एक जो इज्जत बनी है उनकी, उसको देखते हुए मुझे लगा कि ये प्रोफेशन में एक इज्जत है। हर कोई काम करता है पैसे के लिए। एग्जैक्टली। पैसा एक ना दूसरे तरीके से बनना ही है, लेकिन जो लोगों से इंटरेक्शन होती है, जो लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, उसमें उनकी तकलीफ़ों को हम दूर कर सकें और साथ में एक कम्युनिटी में नाम बने, ये एक बिगेस्ट रीज़न था टू गेट माई सेल्फ इनटू दिस प्रोफेशन। सो मेहनत करी, पूरी कोशिश करी, मेरिट में आके मेडिकल में MBBS में नायर हॉस्पिटल और फिर DME ऑर्थोपेडिक्स किया एंड फेलोशिप्स जॉइंट रिप्लेसमेंट किए एंड आफ्टर ऑल द फेलोशिप्स बाद में मैं मेरे फादर के साथ इधर प्रैक्टिस में हूँ। आई ऑपरेट इन वेरियस हॉस्पिटल्स अराउंड इन मुंबई। फैंटास्टिक। कौन-कौन से हॉस्पिटल्स में आप करते हैं? सो करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन क्रिटिकल एशिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मलाड में है, थुंगा, नमहा, लोटस सुपर स्पेशलिटी। ये हॉस्पिटल्स में मैं मेरे सारे कॉम्प्लेक्स केसेस ऑपरेट करता हूँ एंड मेरे सारे जो डे केयर प्रोसीजर्स, नॉन हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, वो मैं मेरे खुद के हॉस्पिटल में करता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो ये आपकी जर्नी रही। आपने अपने इस प्रोफेशन में अब तक में कुछ चैलेंजेस भी फेस किए? एवरी प्रोफेशन हैज़ चैलेंजेस, राइट फ्रॉम जिस दिन से हम लोग प्रैक्टिस में डे 1 से आते हैं, राइट फ्रॉम अपने खुद के करियर के स्टेबलाइजेशन होते हैं, पेशेंट्स हमको उनकी तकलीफ़ें दूर करनी होती है, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से उनको हेल्प आउट करना होता है, हर एक सर्जरीज, हर एक पेशेंट के मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को डील करना होता है
उनको तकलीफ़ों से बाहर लेना होता है, और उसके साथ साथ एम्पैथी दिखाते हुए, सिंपैथी दिखाते हुए हमें आगे बढ़ना होता है. सो देयर आर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट दीज चैलेंजेस आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैव हैड अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन दिस एरिया who are always there to help कि कोई भी challenges से फेस होते हैं तो. एंड मेरे फादर जो है उनके एडवाइसेस उनके हमेशा मैं फॉलो करता हूँ. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सराउंडेड विद गुड कलीग्स एंड गुड फ्रेंड्स हु हेल्प यू आउट इन योर डिफिकल्ट टाइम्स. दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी इनके बारे में. मैंने कभी नहीं बताई है, लेकिन आज बताती हूँ इन्हें. इन्होंने 2 बार 2 पेशेंट को ऑपरेशन, जो इनको ऑपरेशन करना चाहिए था, और इन्होंने उनको राय दी कि आप ऑपरेशन ना करवा के ये ट्रीटमेंट कर लो, आपका ऑपरेशन बच जाएगा, जबकि नॉर्मली डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं. इज वन अमंग देम. आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. और व्हाट वाज द मोस्ट रिवार्डिंग पार्ट ऑफ योर जॉब? ऑलवेज नंबर 1 कमिंग बैक होम फीलिंग कंटेंट कि आई हैव मेड और ट्राइड माई बेस्ट कि मैं पेशेंट की तकलीफ़ें मैं दूर कर सकूँ. एंड जब मैं शाम को एंड ऑफ डे मैं मल्टीपल पेशेंट्स देखने के बाद मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे, जैसे कि कल की बात है, एक बच्ची थी जिसको मैंने प्लास्टर से निकाला एंड शी मेड अ नाइस लवली इन्विटेशन ग्रीटिंग कार्ड फॉर मी कि थैंक यू सो मच डॉक्टर, यू आर द बेस्ट डॉक्टर. इट वाज जस्ट अ इमोशनल जेस्चर फ्रॉम द किड. बहुत अच्छा लगता है. सो दीज स्मॉल टिप्स एंड बिट्स ऑफ हैप्पीनेस दैट वी ब्रिंग बैक होम ना इन टर्म्स ऑफ मेमोरीज, ये मेक्स माय एंड ऑफ डे के ओके आज जो मैं निकला था सवेरे, जो टाइट वाइट कपड़े पहन के तैयार होके गया था, एंड ऑफ डे आई एम कंटेंट कि आई हैव डन अ गुड जॉब. Beautiful. We would like to have some personal insights. Sure. आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे कर लेते हैं? Personal life and professional life has to be balanced, वरना घर पे डंडे पड़ते हैं मैडम. So it is very important कि you give time for your family, because ultimately जब they are also, there's somebody waiting at home for you. Exactly. So I make it a point that whenever my wife or my family says that we have to go out, we make it a point every weekend, every alternate weekend we make short trips. I have to cut off from my work after 9. No, you don't. I don't, but I try. Because आपको कभी भी अगर आपको 11 बजे भी अगर कोई व्हाट्सएप करता है तो ये रिप्लाई 11:15 11:30 तक दे देते हैं. That is appreciated. और वो भी अगर इनकी प्रॉब्लम नहीं है तो भी ये जवाब देते हैं. So over here I will not accept it. I understand. Why? Basically, you have to give time for yourself. You have to balance it out. Yes. So make it a point that you go out, go for evening walks with your wife. You go for dinners. You meet friends. You do all that makes your children happy, because ultimately when I see my children, मेरा सारा दर्द, fear, थकान, छोटी-छोटी खुशियों को आपने अपनी जिंदगी में जगह दे रखी. Correct, exactly. और यही छोटी-छोटी खुशियों ने आपकी जिंदगी को आसान कर रखा है. Absolutely. जब आप आसान हो मेंटली, तो आपने अपने प्रोफेशन को भी उतना ही लेवल के ऊपर ले लिया, उसको उतना है देखा. आप खुद देखिए, एक डॉक्टर है, वो भी तो बोल सकते हैं नहीं हमको बड़े बड़े वैकेशंस चाहिए, हाई फाई ये चाहिए. बहुत छोटी छोटी वॉक पे जाना, डिनर पे जाना, और इसी तरह उन्होंने अपने घर को इजीली बैलेंस आउट कर रखा है. ये एक सबक है, अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. ये हैप्पीनेस फ्री है, खरीदी नहीं जाती है, और इसे यूज करें. थैंक यू डॉक्टर. Thank you. नाउ व्हाट वाज द चैलेंज? आपका सबसे बड़ा चैलेंज अब तक का क्या था? कौन सा केस था? मैडम, चैलेंजेस वेरियस फॉर्म्स में आते हैं. जैसे एक पेशेंट थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था, उनका पैर का ब्लड सप्लाई कट गया था, फ्रैक्चर्स उनको मल्टीपल थे. सो यंग हार्ड वर्किंग यंग मेल था हु वाज अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, एंड द एंटायर फैमिली वाज वरीड कि हमारे बेटे को अगर ये चोट लग गई, घर का कमाई का क्या होगा, घर का अर्निंग का क्या होगा. सो उनका खून का सप्लाई बचाने के लिए हमने काफ़ी कोशिशें की, और एंड में उनका पैर बच गया. फ्रैक्चर हमने स्टेबलाइज कर दिया. तो 3-4 महीने 6 महीने लगे रिकवरी पीरियड को, और 8 महीने के बाद ही वॉज बैक टू, उनको काम पे लग गए थे, प्रोफेशन पे लग गए थे. बट ऐसे जो चैलेंजिंग केसेस होते हैं जिसमें खाली पेशेंट का डिसेबिलिटी का बात नहीं होता है, उसके साथ साथ उनके पूरे फैमिली का पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है, योगदान होता है, वो बहुत मैटर करता है. और इस केस में अगर वो कोलैप्स हो जाता तो पूरी फैमिली डाउन हो जाती थी. सो इट वाज अ सोशल, एक फाइनेंशियल, एक इकोनॉमिक
सभी तरह से एक बर्डन था, जो फॉर्चुनेटली एंड विद गॉड्स ग्रेस और पेशेंट के रिलेटिव्स के सहयोग एंड दे वर अंडरस्टैंडिंग, कि काफ़ी बार पेशेंट के रिलेटिव्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं और ये सिचुएशन समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, तो इसमें से बाहर आना ईजी होता है। You're right. Absolutely agree with you. और आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटेड केस, हाँ ये मैंने कर दिया। ओके, मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत किए होंगे, लेकिन फिर भी नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक ऐसे लेडी थी जो बहुत साल से वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि उनका बहुत ही नीज क्रिकेट और बेंड हो गया था। हाँ, इसे बो लेग्स भी कहते हैं। बो लेग्स, राइट। एंड वो चलना फिरना मुश्किल हो गया था, घर चलाना मुश्किल हो गया था, डे टू डे एक्टिविटी मुश्किल हो गई थी। धीरे धीरे वो खुद को एक पराधीन, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट लेडी समझने लगे थे। उनका नी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट किया था एंड इंडिपेंडेंस आया। खुद के ऊपर वो इतने दूसरे के ऊपर निर्भर रहना बंद हो गया, कमाना शुरू हो गया। और शी वॉज अनफॉर्चुनेटली, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे। सो नाउ शी इज़ बेटर, शी इज़ इंडिपेंडेंट, वो खुद का काम कर सकते हैं। सर, ये बो लेग्स होते क्या है? बो लेग्स का मतलब कि हमारे दोनों टांग जो सीधे होते हैं, अगर उसका कर्वेचर आ जाए, बी इट बिकॉज ऑफ बोन के से एंगल होने से, या नी जॉइंट का अलाइनमेंट जो होता है वो अगर घिस जाए, सो अंदर का जो कार्टिलेज खत्म हो जाए, तो पैर स्ट्रेट ना रह के पैर का कर्वेचर टेढ़ा होने लगेगा। सो जो शेप जो स्ट्रेट होना चाहिए, अगर वो कर्व होने लगेगा, ऐसा टेढ़ा होने लगेगा, तो जो तीर कमान की तरह, बो की तरह होने लगे, तो उसे कहते हैं बो लेग्स। और ये नी, मतलब इसका ट्रीटमेंट सिर्फ नी सर्जरी है? नहीं, इट डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे होता है। चाहे वो अगर नी पे होगा तो वो करेक्टिव सर्जरीज नी पे होते हैं। अगर उसका शेप ऊपरी या निचली हिस्से से भी बेंड हुआ हो, तो वहाँ के करेक्टिव ऑस्टियोटोमी, यानी हम लोग एक कारपेंटर है, उसका एंगल बोन करेक्शंस करके प्लेट स्क्रू से उसको भी करेंगे। तो फिर उसके लिए नी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। सो इट डिपेंड्स कौन से लेवल पे। तो जब हम सर्जरी करने के पहले प्लानिंग करते हैं, उसके लॉन्ग एक्सरेज करते हैं एंड जो एंगल पे, जो लेवल पे डिफॉर्मिटी होता है, उसको रेक्टिफाई करना होता है। ब्यूटीफुल। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे को नी सर्जरी ही करवानी पड़े। कई बार हम नी सर्जरी के डर के मारे डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम समय पे चले जाएं तो हमारी सर्जरीज भी बच सकती है। या वो कौन से एज ग्रुप में आते हैं, अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनके स्मॉल प्रोसीजर्स में हो जाता है करेक्ट, जिसको टेम्परेरी एपिफिजियोडेसिस बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, वो उसमें करेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी बार जो जो टीनेज ग्रुप में होते हैं, उसमें ऑस्टियोटोमीज में हो जाता है। बहुत सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको नी रिप्लेसमेंट या करेक्टिव ऑस्टियोटोमीज बीच में करना पड़ता है, जिसमें बोन के अलाइनमेंट करेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। नाउ कमिंग टू योर ऑर्थोपेडिक, आपके जो सब्जेक्ट है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, क्या ये पूरा का पूरा ऑर्थोपेडिक में आता है? यस, पूरा का पूरा ऑर्थोपेडिक। पूरा का पूरा। तो इसमें क्या क्या है, मतलब बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं? सो इसमें जैसे कि वो शब्द ही बता रहे हैं, अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, मसल्स एंड बोन्स। मसल्स जो है वो हमारे बोन मोबिलिटी का अंग है, एंड बोन्स है जो हमारे बोन जो कंस्ट्रक्ट है, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। अगर हम ऑर्थोपेडिक की बात करें तो जो ये वर्टेब्रा, C1 वर्टेब्रा से लेके नीचे के जितने सारे बोन्स हैं, वो हम लोग की ट्रेनिंग में आते हैं, हम लोग डील करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन से लेके नीचे के टोस तक। इसके ऊपर के ट्रेनिंग हेड फेस नेक सर्जन्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, डेंटिस्ट्रीज, ENT, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन यहाँ से नीचे इट्स डेल्ट बाय अस ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, एंड हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में भी हम में अभी सुपर स्पेशलाइजेशन हो गए। सो नाउ वी आर ऑल्सो नाउ डिवाइडेड। हमने एक एक चीज़ें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली हुई है। जैसे कि मेरे कुछ कलीग्स हैं who will be more extra trained in spine. हाँ. So they will be दिन रात उसी का काम करेंगे। Okay. मैंने स्पाइन में ट्रेनिंग ली हुई है जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था, लेकिन किसी को और इंटरेस्ट रहता है तो स्पाइन में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेके फिर उसी का काम करता है। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में था, तो मैं हिप और नी सर्जरीज करता हूँ। एज ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हम सब फ्रैक्चर्स ऑपरेट करते हैं। हमारी बेसिक ट्रेनिंग इज टू ऑपरेट अपॉन ऑल टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। कुछ रहते हैं जो डेडिकेटेड सिर्फ हैंड सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक वर्क करना चाहते हैं, कुछ खाली फुट एंगल करना चाहते हैं, कुछ खाली डेडिकेटेड आर्थ्रोस्कोपी,
स्पोर्ट्स मेडिसिन करना चाहते तो लिगामेंट्स का रिपेयर की सर्जरी करेंगे। सो ऐसे हमारे सबके सुपर स्पेशलिटी हो गए। एक है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जो 18 साल के और उसके नीचे सारे डिफॉर्मिटीज़, चाहे वो जन्मजात हो, बचपन से हो, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे हो जो सिर्फ उसी टाइप के स्पेशलिस्ट डील करते हैं, जिसको पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के बिलो 18। ओके, और जैसे आपने ये सब बताया, तो व्हाट आर कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स? कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स आर डिसऑर्डर्स जो बाय बर्थ हमें पता चले या मिस हो जाए, लेकिन होता बर्थ से है, माँ के गर्भ से आता हो, एंड जब हमें डिटेक्ट हो तभी हमें उसका ट्रीटमेंट उस लाइन से इवेल्युएट करना शुरू हो जाए। ऑर्थोपेडिक में जैसे स्कोलियोसिस होता है, हाँ। काफ़ी बार वो बाई बर्थ होता है। स्पाइना बाइफिडा होता है, यानी इसके पीछे का जो स्पाइन के प्रोसेस होते हैं वो खुले हुए होते हैं। ओके, ये बाई बर्थ भी होता है? बाई बर्थ भी होता है। बाद में कंजेनिटल टेलेपस इक्वाइनस वारस CTEV जो फुट क्लब फुट बोलते हैं, हाँ। लेमन वर्ड में, वो होता है। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, यानी हिप जॉइंट का जो आकार है, हाँ। वो भी बचपन में ही उसका जो शेप है, हाँ। वो डिफॉर्म्ड होता है। सो डिस्प्लाजिया मींस मिस शेप। डॉक्टर, इनका कारण क्या है? जेनेटिक होते हैं मैडम। काफ़ी बार कुछ इंसल्ट्स इन द बॉडी ड्यू टू ब्लड सप्लाई लॉस हो, कुछ चीज़ें हेरिडिटी हो जाती हैं। समटाइम्स दीज आर क्रोमोसोमल एबरेशंस। सो मतलब इनको डिटेक्ट करना इज इम्पॉसिबल। विद फॉर्चून, गुड फॉर्चून, fetal detection and good fetal medicine specialists जो अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेक करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर डिटेक्टेड अर्ली। गुड सेंटर्स हैव गॉट गुड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो उसके स्पेशलिस्ट सोनोग्राफी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, और जब बर्थ होता है तब उसके बारे में बाद में पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन और जेनेटिसिस्ट मिलके उसका ट्रीटमेंट लाइन करते हैं। और क्या ये छोटे बच्चों को ही आती है इस टाइप की डिफॉर्मिटीज और इस टाइप की प्रॉब्लम्स, या एडल्ट्स और सीनियर्स को भी आती है? वेल, कंजेनिटल मींस बाय बर्थ, कंजेनिटल मींस बाय बर्थ, ओके। बट जो अगर बचपन में मिस हो जाए और उसके बारे में ट्रीटमेंट ना हो, या उस बारे में ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली छोटे शहरों में ना हो, और जब वो पेशेंट बड़े शहर में आते हैं और तब तक उनकी उम्र कुछ निकल जाती है, हाँ। तो उसका ट्रीटमेंट जब अडल्टहुड में हम करते हैं, लेकिन ये डिसीज कंजेनिटल ही है। ओके, कितने टाइप की डिसीजेस होती है बोन्स की? मैडम अनगिनत है। अनगिनत मतलब उसका कोई नंबरिंग नहीं दे सकते, बट राइट फ्रॉम बेसिक न्यूट्रिशन, यानी हमारे में बोन क्वालिटी कमज़ोर होना, उसको ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन क्वालिटी ब्रिटल होना, ये एक टाइप का है। फ्रैक्चर्स एक चीज़ है। एक कंजेनिटल कंडीशन है जिसमें ब्रिटल बोन डिजीज़ बोलते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो बार बार आपका बोन टूटने लगे, वापस जॉइन हो, टूटने लगे, वापस जॉइन हो। देयर आर सर्टन, जैसे हमने ये कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ की बात की हो, स्पाइन की हो, इन स्पाइन ही हम अगर बात करें तो उसमें शेप मिस शेप हो सकते हैं, जैसे स्कोलियोसिस बोलते हैं, टाइफोसिस बोलते हैं। सो ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में इसका रेक्टिफिकेशन सर्जरीज भी काफ़ी बार करते हैं, तो काफ़ी बार बच्चे जो एकदम झुके हुए होते हैं, नमे होते हैं, उनका करेक्ट करके उनका इरेक्ट स्पाइन कर देते हैं, एंड इट्स अ वेरी मैसिव, वेरी ब्यूटिफुली डन सर्जरीज बाय मेनी न्यूरोसर्जन एंड स्पाइन सर्जन्स फॉर द सेम। ओके, देन देयर आर आर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट्स। आर्थराइटिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, मतलब कि जो जॉइंट के बीच का घसारा होता है, हाँ। उस आर्थ्रोस एक लैटिन वर्ड है, जॉइंट का मतलब लैटिन वर्ड, और आइटिस एक इन्फ्लेमेशन का लैटिन वर्ड है। उसके बीच में घसारा हो, उसका इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, यानी उसका उपयोग कर करके जो हर एक जॉइंट के बीच में घसारा हो, चाहे वो एज रिलेटेड हो, ओवर यूज़ के कारण हो, चोट लगने के कारण हो, वेरियस मल्टीपल रीजंस। बाद में एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें ये बहुत कॉमन है, एंड एक प्रकार क्या तकलीफ है जिसमें अपने ही शरीर के कुछ इम्यून और ग्लोबुलिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, हाँ। जो अपने कार्टिलेज को, यानी अपने जो बॉडी के जो बोन के हड्डी के ऊपर का कोटिंग रहता है, हाँ। उसको कुरेदता है, उसको ये ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी अपने अगेंस्ट ही एक्ट करता है।
अपने अगेंस्ट, मतलब जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उनको ये जल्दी अटैक कर लेगा? नहीं, नॉट नेसेसरली। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन हो, सपोज एंटी CCP करके एक जीन है, एंटी ANA टाइप ऑफ जीन पॉजिटिव हो, तो वो जीन एक्सप्रेस करता है एक टाइप का एंटीबॉडी जो अपने कार्टिलेज को अटैक करके उसको कुरेदता है। कार्टिलेज एक प्रकार का कोटिंग होता है जो हड्डी के ऊपर बेरिंग देता है। सो ये बोन होता है, ये ऊपर कार्टिलेज होता है, ये स्मूथ ग्लिसनिंग सरफेस देता है। ये जैसे कि अपना सनमाइका है वो लकड़े के ऊपर स्मूथ। अब जैसे जैसे अगर ये कुरेदा गया तो उसका सरफेस रफ होते जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे हमारा ये सनमाइका उखड़ेगा, हमको नीचे का रफ वुड वो चुभेगा हमें। हाँ, उस तरह से अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज, वो इसी को कुरेदना शुरू कर देते हैं और ये ऊपर का जो कार्टिलेज है वो डिफॉर्म होने लगता है, खराब होने लगता है। डन। तो ये हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है? यस, करेक्ट। या मतलब जरूरी नहीं घुटने में ही हो, हाथों में भी हो सकता है, जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स है वहाँ पे कहीं भी हो सकता है। और अगर हम ये जो आपने बताया आरए के जो टेस्ट आपने बताया एंटीजन, ये टेस्ट अगर हम करवा ले तो हमें मतलब रेगुलरली हमें पता रहेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है क्या नहीं है। सो इसका काफ़ी 20 प्रकार के, कम से कम 20 प्रकार के रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कंडीशंस होते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, यूरिक एसिड रिलेटेड होता है, दूसरे अदर मेडिकल कंडीशंस है, स्क्लेरोडर्मा है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है। तो सेल्फ डायग्नोस करना तो आउट ऑफ द, सो इसमें यूजुअली क्लिनिशियंस, रूमेटोलॉजिस्ट हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं टीम में, जो इस रिलेटेड डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम्स, सर्टेन टेस्ट, और उसके लिए कौन से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेनी है वो एक कॉल देते हैं। ओके, सो इन दैट केस नाउ इसी सवाल पर मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज द राइट टाइम? कौन सा सही समय होता है डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोकने का? वेल, यूजुअली हमारे इंडियन सिनेरियो एक अच्छा है कि तकलीफ हो तुरंत हमारे फैमिली डॉक्टर्स मिल लेते हैं। और अगर किसी कारण से दर्द हो, पीड़ा हो, नॉर्मली हम लोग घर पे 1-2 बार पेन किलर 2-3 दिन ले लिया, नहीं ठीक हुआ, यू शुड टेक हेल्प, बिकॉज पेन किलर खा खा के हम पेन सप्रेस कर रहे हैं, अंदर की बीमारी हम डायग्नोज नहीं कर रहे। 1-2 बार नहीं, कहीं बाहर गए या डॉक्टर मिल नहीं सके, वो अलग बात है, लेकिन अगर रेपिटेटिवली आप पेन किलर खा खा के सप्रेस कर रहे हो, then it is not a right thing. You should definitely meet your orthopedic surgeon or your family doctor. अगर बॉडी में कहीं भी पेन है तो जैसे डॉक्टर ने कहा कि 2 बार दवाई आपने खा ली, 3 बार खा ली, जो हमारी आदत है पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, हम ये सबको अपने साथ में लेके चलते हैं, सबके घर में मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अगर दर्द है तो बेटर है आगे और सफर ना करके हम राइट डॉक्टर के पास जाएं और उनसे बात करें। राइट, सो डॉक्टर, जॉइंट प्रॉब्लम्स के बारे में आपने हमें बताया, स्पाइनल को भी, स्पाइन से भी रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स होती हैं। ओह यस, सो जैसे इसके अंदर जो हर एक हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है, हाँ, जो एक जर्क अपना डिस्क शॉक अब्जॉर्प्शन लेता है। सो जैसे ब्रेन में से टनल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होता है जो ऊपर से नीचे होता है, और हर एक लेवल पे नर्व्स दोनों तरफ निकलते हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट साइड चेस्ट, लेफ्ट हैंड चेस्ट, राइट टंग, लेफ्ट हैंड। किसी कारण से अगर गद्दी खिसके, गद्दी खिसकना मतलब क्या होता है कि हर एक बोन के बीच में जो गद्दी होती है ना, वो एक टायर की तरह होता है। वो टायर अगर फटेगा तो अंदर से कोलगेट पेस्ट की तरह जेली जैसा मटेरियल स्क्वीज आउट होगा, स्लिपिंग ऑफ डिस्क मटेरियल, स्लिप्ड डिस्क, वो नस इसे स्लिप डिस्क कहता है। और इस कारण से वो नस चुभेगा, तो जहाँ जहाँ वो नर्व बैक को सप्लाई करता है, मसल्स को सप्लाई करता है, वो आपको पेन होगा। ज़्यादा नर्व पिंच होगा, तो सपोज नेक लेवल पे पिंच होगा तो हाथों में जाएगा, कमर के लेवल पे नस ज़्यादा दबेगा तो पैरों में जाएगा, तो करंट का फ्लो कम होता है तो पैरों में झुंझुनी, मूंगी, सुनपना, ये सब होता है। तो ये सब ट्रीटेबल है? यस, एवरीथिंग इज ट्रीटेबल। कौन से स्टेज पे आते हो उसके ऊपर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ देम आर कंजर्वेटिव। सो व्हाट डू यू थिंक, ये सब सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल? ऑल डिपेंड्स ऑन कौन से स्टेज और क्या फाइंडिंग्स होते हैं। मतलब अगर हम स्टेज 1 पर ही आपके पास शुरुआत के स्टेज में आते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉन सर्जिकल। वेरी फ्यू केसेस जिसमें रियली पेशेंट के नर्व्स कमजोर हो गए, पैर में ताकत कम होने लगी, एक्सट्रीम डिसेबलिंग पेन है कि बिस्तर पकड़ लिया हो, कोई मेजर फ्रैक्चर्स है जो स्पाइनल कॉर्ड दबा रहा हो, और इस कारण से अपना यूरिन टॉयलेट का कंट्रोल, बॉयल ब्लैडर का कंट्रोल, टांगों का, शक्ति का, स्पर्श का कंट्रोल छूटने लगे,
तो हमें तुरंत इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है। ओके, हाथों में कोई ये ग्रीस की है स्ट्रेंथ कम स्टेज होती 3 स्टेज 4 यानी लास्ट स्टेजेस। लास्ट स्टेज है जब डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें सर्जरी करनी है, तो पहले ही हम मिलने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर, बोन्स में इन्फेक्शंस होते हैं, यस, ट्यूमर्स भी होते हैं, यस। वो कैसे होते हैं? सो ट्यूमर्स, तो मैडम इट इज जस्ट इंसिडेंटल। ये हमें हमेशा या तो कोई फ्रैक्चर होगा तो पता चलेगा, या हमने इंसिडेंटली कोई MRI CT स्कैन किसी और कारण से किया, उसमें दिखा तो पता चलता है। देयर इज़ नो वे टू आइडेंटिफाई कि ये हमेशा हमें होगा या नहीं होगा। ट्यूमर्स जब हो कौन से स्टेज पे होता है उसके ऊपर डिपेंडेंस ऑफ बिनाइन, मतलब नॉन हार्मफुल ट्यूमर्स, उसके लिए हम लोग उसको डग आउट करके वहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग या सीमेंट कर देते हैं। एंड अगर किसी कारण से वो अग्रेसिव हो, जिसको नियोप्लाज्म जो मैलिग्नेंट टाइप होता है, तो उसको ऑन्को ऑर्थोपेडिक सर्जन्स उसके साथ डील करते हैं। उसको रिप्लेसमेंट्स काफ़ी लगता है, काफ़ी बार रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी रखते हैं। तो वो एक अलग और एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है जिसके बारे में मैं कहना भूल गया था, जिसका नाम है ऑन्को ऑर्थो डिपार्टमेंट, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ये कैंसर के साथ ट्रीट करते हैं। जहाँ तक आता है इन्फेक्शन कैन बी ड्यू टू ट्रॉमा, यानी चोट। उसमें अगर हमारा कोई कहीं से भी ब्लड सप्लाई, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम यूरिन, फ्रॉम ब्लड, कोई चोट के कारण हमारी इम्यूनिटी लो हो, उसके कारण इन्फेक्शन स्प्रेड होकर बोन में जाए, उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। ये एक मेडिकल वर्ड है फॉर इन्फेक्शन इन बोन्स। अब ये बचपन में बच्चों को होने का रिस्क ज़्यादा होता है, बड़ों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट यानी डायबिटीज़, HIV या दूसरे थायराइड, ऐसे कंडीशंस जिसमें अपनी इम्यूनिटी लो हो, या कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हो, इनको होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। डॉक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस ये दोनों डिफरेंट है? यस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ओके, सो हम पहले आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस मींस बोन का क्वालिटी स्ट्रक्चर कमज़ोर है। ओके, अगर हमारा ओवरऑल जैसे बिल्डिंग का सीमेंट क्वालिटी अगर मजबूत है या कमज़ोर क्वालिटी का है, उसके ऊपर होता है। वैसे ही हमारा बोन की स्ट्रेंथ टू टेक अवर लोड, कि ये जो बोन हमारा कितना लोड ले पाएगा एंड कितने आसानी से इसका टूटने का चांस है, रिस्क ऑफ ब्रेकिंग कितना है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओके, और उसका जो मार्कर होता है वो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट होते हैं, और उसके लिए हम लोग एक स्कैन करते हैं जिसका नाम है डेक्सा स्कैन, जो हमारी बोन क्वालिटी बताती है कि ये कितना मजबूत है, कितना आसानी से टूट सकेगा या कितना डिफ़िकल्टी से ये बोन टूट सकेगा। जब डेक्सा स्कैन करते हैं तब हम ओवरऑल पूरे बॉडी का स्कैन करते हैं, जिसमें स्पाइन का, हिप्स का, लेग्स का, रिस्ट का, बोन्स कितना मजबूत है या कमज़ोर है, उसका एक असेसमेंट होता है जिसका स्कोरिंग सिस्टम होता है, जिसको T स्कोर बोलते हैं। ओके, और वो T स्कोर, नॉर्मल स्कोर है 0 to -1, ओके, -1 to -2.5 को हम लोग ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, एंड -2.5 से ज़्यादा नेगेटिव हो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। एंड ये यूजुअली होता है रिलेटेड टू एज, रिलेटेड टू पीपल जिनको मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ हो, यानी कोई डायबिटीज़ पे हो, कोई लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे कोई हो, जिनके हार्मोनल इश्यूज़ हो। कुछ लोगों के फैमिली में अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, यानी कुछ लोगों के जेनेटिक हेरिडिटी होती है, कुछ लोगों के वर्कआउट एक्सरसाइजेस कितना करते हैं उसके ऊपर होता है। कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो उनकी हड्डियाँ जल्दी गलती हैं। जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं उनको हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। जिनके डाइट गुड कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच, विटामिन C रिच डाइट नहीं होती है, उनका जल्दी हड्डी गलती है। जो लोग के हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम, विटामिन D रिच डाइट होगा, विटामिन C रिच डाइट होगा, उनकी हड्डियाँ जल्दी नहीं गलेंगी। सो एक्सरसाइजेज, वेट ट्रेनिंग, diet, genetics, everything matters in reducing the risk of osteoporosis. ओके, एक चीज दूसरी है जिसके बारे में बता रहा था, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब जो कार्टिलेज जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि जो बोन के ऊपर का कार्टिलेज है वो घिस रहा है, दैट ऑलवेज इज एट द जॉइंट्स, यानी दो बोन्स के बीच में जहाँ पे मूवमेंट या मोबिलिटी होती है उसको जॉइंट बोलते हैं। और वहाँ का जो सरफेस है वो घिसने लगे, उसका वेयर एंड टेयर होने लगे, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की एज के कारण हो सकता है, कोई इंजरी चोट लगी हो उसके कारण हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी वेयर एंड टेयर होते हैं, आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं।
आजकल तो बच्चों को भी होने लग गए हैं। किस चीज का? ये जो क्या घुटने की प्रॉब्लम। मेरी डॉटर की फ्रेंड है, उसका घुटना हिल जाता है। करेक्ट। तो अब डॉक्टर ने उसको नी सर्जरी बताई है, उसका घुटना ही निकल जाता है। ये क्या चीज होती है? सो दैट प्रोबेबली आप जो रेफर कर रहे हो उसका लिगामेंट डैमेज है। ये अंदर का जो दो हड्डियों के बीच में जो लिगामेंट सपोर्ट करते हैं, हाँ, जैसे एक नी जॉइंट है, नी जॉइंट के बीच में एक गद्दी होती है जो शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करता है, हाँ, और ये लिगामेंट्स होते हैं जो सब तरह से बोन को स्टेबिलिटी देते हैं। हाँ, किसी कारण से कोई चोट लगे, हाँ, तो या तो कोई गद्दी जो कुशन का काम करता है वो फटेगी, या फिर अंदर का जो लिगामेंट है जो सपोर्ट देता है वो अगर फटेगा तो घुटना अपना अनस्टेबल होगा। हाँ, सो एक जैसे दरवाजे का हिंज होता है, हाँ, तो दरवाजे के हिंज के अगर स्क्रूज ढीले हो जाए तो दरवाजा मूव होगा, पर वो थोड़ा लूज खड़खड़ मूव होगा। वैसे घुटने का अंदर का लिगामेंट अगर फटे या गद्दी फटे तो घुटना अनस्टेबल रहता है, इसलिए बार बार लचक जाने का, लॉक हो जाने का, क्लिक होने का, दर्द होने का ये रिस्क होता है। दिस इज नॉट आर्थराइटिस, लेकिन अगर ऐसे टैकल नहीं जल्दी किया तो इसका वेयर एंड टेयर जल्दी होता है और फिर जल्दी आर्थराइटिस होता है, फिर ये आर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। डॉक्टर, व्हाट इज गाउट? गाउट, सो गाउट इज अ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन फॉर हाइपरयूरिसीमिया, जिसमें अपने शरीर में यूरिक एसिड लेवल्स अगर बढ़ जाए, हाँ जी, और उसके क्रिस्टल्स जाके जॉइंट में डिपॉजिट करे, हाँ, और वो जाके अंदर के कार्टिलेज को कुड़े दे, हाँ, और उसको गाउट अटैक बोलते हैं, और गाउट क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो उसके काफ़ी मेटाबॉलिक रीजंस होते हैं, अपने शरीर का ही जो कुछ एंजाइम है वो प्रोटीन लेवल्स को ब्रेक डाउन करके उसका जो कचरा है वो बाहर फेंक ना सके, तो ये यूरिक एसिड ब्लड स्ट्रीम में रिटेन होके जाते हुए जॉइंट्स में डिपॉजिट करते हैं। काफ़ी बार किडनी के थोड़े फंक्शन कमज़ोर हो उसमें हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के डाइटरी चीज़ें इनटेक ऐसी होती है कि उसमें यूरिक एसिड वाले आइटम हम ज़्यादा खाएं तो उसका ओवर प्रोडक्शन होता है और वो ब्रेक डाउन बन के यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट में बने। तो जैसे हम डायबिटीज़ है वो शक्कर की बीमारी है, तो शक्कर लेवल्स बढ़ेंगे तो जाके हमें बीमारी देगी। उसी तरह से यूरिक एसिड के लेवल्स बने ब्लड लेवल्स में तो जाके वो जॉइंट्स में, टिश्यूज़ में उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो, उसको गाउट के अटैक या गाउटी टोफाई बोलते हैं। ट्रीटेबल है ये भी? यस, क्वाइट ट्रीटेबल। और इसके लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है? वेरी रेयरली, जाके अगर यानी उसका अगर कोई गाउटी टोफाई बने या अंदर का आर्थराइटिस इतना बढ़ा दे कि जॉइंट का फिक्सेशन फ्यूजन करना पड़े तो अलग चीज़ है। ओके, इनके सबके कोई अर्ली साइंस होते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब के कोई अर्ली साइंस? वेल, फर्स्ट मोस्ट अर्ली साइन इज डिस्कम्फर्ट, पेन, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। सो जब आप क्लिनिकल इवैल्यूएशन हम डॉक्टर्स करते हैं तब कौन से जॉइंट में हुआ है, ओवरऑल उनके ब्लड पैरामीटर्स देखते हैं, उनके एक्सरेज देखते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री, उनकी डाइटरी हिस्ट्री, वो देखते हुए हम डिसाइड। मतलब अगर कोई भी शरीर का दर्द महीना 2 महीना भी मतलब इतने में अगर रहा तो वो अर्ली साइन इसी को कहते हैं। Correct. और वो फटाफट ट्रीटेबल है। yes. उसको अगर हमने 1-2 साल तक खींच लिया, आज के ज़माने में 1-2 साल तो हम कोई खींचना भी नहीं चाहेगा, वो तकलीफ के साथ झेलना मुश्किल है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर हमने पहले 15-20 दिन 1 महीना हमें कोई डिस्कम्फर्ट है, प्रॉब्लम है जो हमसे ट्रीट नहीं हो पा रहा है, घरगुती ट्रीटमेंट हमने कोशिश की फिर भी नहीं हो पा रहा है, यू शुड डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहिए अपने लोकल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को। क्या बोन प्रॉब्लम्स को हम एक्सरसाइज के थ्रू टैकल कर सकते हैं? डिपेंड करता है किस टाइप के इश्यूज है, जैसे काफ़ी बैक पेन के इश्यूज है, जनरल मसल एक्स है, जनरल आर्थराइटिक चेंजेस है, अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस है, जो हम एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मसल ट्रेनिंग उससे रिकवर कर सकते हैं। उन सब से कर सकते हैं। एंड सब मेडिसिन। डॉक्टर, आई वुड लाइक टू नो, और सभी लोगों को ये जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम एंड D3 ये दोनों अलग अलग है? यस, एब्सोल्युटली अलग अलग है ना, लेकिन दोनों भाई बहन है, यानी साथ में जाएंगे तो असर करेंगे। ओके, तो कैल्शियम है जो हम खाने से खाते हैं, और D3 है जो हमें सनशाइन धूप से मिलती है। D3 इज अ विटामिन D3 इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D जो हमारे सनशाइन से, स्किन पे यूवी रेडिएशन से बनते हैं। सो यूजुअली क्या होता था पुराने ज़माने में, हमारे ग्रेट ग्रैंडपेरेंट्स वो लोग गाँव में खेत में काम करते थे, तो उनको सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा मिलता था। अब हमारी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, हम ज़्यादा करके घर पे एसी में रहते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, सेकेंड चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अर्ली मॉर्निंग विटामिन D मिलता है वॉकिंग से, वो मिसकंसेप्शन। यूजुअली ये 11 से
3 के बीच में जो यूवी रेडिएशन हमारे स्किन पे गिरेंगे उसके ऊपर होता है। बट कंसिडरिंग कि जिस तरह से टावर्स बने हैं, घर बने हैं, हम उस टाइम पे ऑफिस में रहेंगे, हम कम से कम कपड़ों में उस टाइम पे नहीं घूम सकते, तो ये विटामिन डी डेफिसिट हम दिन ब दिन बढ़ते हुए देख रहे हैं और इस कारण से हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। सो 90% ऑफ इंडियन पेशेंट्स विटामिन डी डेफिशिएंट पाए जाते हैं एट वंस। ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज ये एक मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है, ये वहम है, ये भ्रम है कि सिर्फ सुबह की सूर्य की किरणों से हमें विटामिन D3 मिलती है। आज डॉक्टर ने इस बात को क्लियर कर दिया, सुबह की नहीं, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक की जो धूप हमें मिलती है उससे विटामिन D3 कंट्रोल किया जा सकता है और वो हमें प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन साथ में हमें हमारे फूड में भी विटामिन डी मिलता है, जो फोर्टिफाइड मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। जो लोग वीगन हैं उनको ड्राई फ्रूट्स लेने पड़ते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उसको और थोड़े बेटर सोर्सेस मिल जाते हैं विटामिन डी के। सो इट इज़ नॉट जस्ट ऑन स्किन बट ऑल्सो सर्टेन टाइप ऑफ डाइटरी इनटेक जो हमारे विटामिन डी इम्प्रूव करते हैं। सो हमारे वो इनटेक को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ये दोनों की डाइट सेम ही है, कैल्शियम की और इनकी। अच्छा, जिसके कैल्शियम और विटामिन D3 लेवल्स प्रॉपर हैं तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस और बाकी कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। मतलब होने के चांसेस फिर भी है लेकिन कम है। उसके रीजंस है कि हाँ, वो अलग अलग रीजन, जैसे आपने हेरिडिटरी और जीन्स और हार्मोनल चेंजेस, डायबिटीज सब बताया। मतलब हमें कुल मिला के एक ऐसी बात है कि एक बीमारी से दूसरी बीमारी ऑटोमेटिकली लिंक है। तो क्या वो कुछ बीमारी, मतलब जैसे आपने जो बताया हार्मोनल चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस, थायराइड, डायबिटीज, ये सब भी बोन से रिलेटेड है। मतलब इनमें से किसी में से इनडायरेक्टली बोन की प्रॉब्लम आ सकती है। करेक्ट। सो एक हम कभी भी टीनेज ग्रुप में मैं बोलता हूँ कि आपको थोड़ा डाइट तभी से ध्यान रखना है। एक्सरसाइजेस आप अपने 20s यंग एज ग्रुप से 20s से लेके वेट ट्रेनिंग और वो सब शुरू करना चाहिए। इसके कारण से ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस कम होता है। जब मैं मस्ती में बात करता हूँ कि यंगस्टर्स शुड बी इन्वेस्टिंग ऑन देयर बॉडी लाइक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP की तरह, क्योंकि आफ्टर योर 40s 45 के एज ग्रुप में देयर इज समथिंग नोन एज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ताकि बॉडी से सारे जो बोन्स है वो गलने जाने वाले। सो हम जितना इनिशियली हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ऑन आवर बॉडी शुरुआत के सालों में करेंगे तो उसका ग्राफ जल्दी उतरेगा नहीं। अगर हमने स्टार्टिंग में ही उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं किया तो जल्दी बोन गलेंगे, जल्दी बोन कमज़ोर होंगे, जल्दी फ्रैक्चर्स का रिस्क होगा। डॉक्टर, सबसे डेंजरस सवाल, कौन सी बोन की बीमारी है जो सबसे खतरनाक? सबसे बोन खराब अगर मैं बताऊँ जाऊँ तो 2 लेवल पे बताऊँगा। एक है स्पाइन में अगर कोई इंजरीज हो और एक है हिप फ्रैक्चर्स। हिप फ्रैक्चर्स सीनियर सिटीजन्स में इज़ वेरी वेरी रिस्की। इसका रीज़न है कि चांस ऑफ मोर्टालिटी यानी कोई किसी पेशेंट का बेड रिडन हो जाना, एक्सपायर होना बहुत ज़्यादा होता है अगर हम ट्रीट नहीं करते तो। और अगर हम ट्रीट भी करते हैं तो थोड़ा मैं इस बारे में ये बताऊं कि अगर हिप फ्रैक्चर्स हम ऑपरेट नहीं करते तो वो पेशेंट का एक्सपायर होने का चांस 70% है इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। और वही चीज़ अगर हम ऑपरेट करते हैं तो एटलीस्ट वो रिस्क डाउन टू 25% हो जाता है। जितना हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे उतना हम बेड रिडन रहेंगे, उतना बेड सोर्स होने का, दूसरे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होने का, ब्लड क्लॉट होने का, निमोनिया होने का, ये सब चांस होता है। सो द पेशेंट हु हैज़ हिप फ्रैक्चर, उन्हें जल्दी से जल्दी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ऑपरेट करवा के बैकअप अच्छा हो, ब्लड चढ़ाना पड़े वैसे वाले इंस्टीट्यूट में ऑपरेट करा के इसे स्टेबलाइज करके घर जाना चाहिए, इसे वेट नहीं करना। सो इन दैट केस हिप फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा डेंजरस है। Yes, in senior citizens. In senior citizens. Yes, and problem क्या है कि orthopedic fractures and osteoporosis को हम जल्दी ज़्यादा इतना इज्जत नहीं देते या इतना सीरियस नहीं लेते। Exactly. Like we do for heart attacks, cancers and brain strokes. क्योंकि बोन की जो कमी है या जो बोन की क्वालिटी धीरे धीरे जो कम होती है वो हमें धीरे धीरे पता चलते हैं। जब अचानक जब आता है तब हमें लास्ट में फ्रैक्चर आया मालूम पड़ता है। ये हार्ट की तरह नहीं है कि अरे चलो टाइम टू टाइम हमने खुद 2D को कराया, टाइम टू टाइम हमने हमारा स्ट्रेस टेस्ट कराया, हम हमारा ओवरऑल फिटनेस लेवल्स चेक कराते हैं,
वैसे हम लोग रेगुलरली नहीं करते, और जब भगवान ना करे किसी को हिप फ्रैक्चर हो और बिस्तर पकड़े, तब सब हमारा काम अटक जाता है। एक बात बोलना चाहूंगी, बीच में ही बोल रही हूँ, समथिंग रियली अलग है। एक शख्स ने 3 दिन पहले अपना ECG करवाया और फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया। तो मतलब कि जब बीमारी आती है या मौत आती है, तो वो बंदा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर के सामने बैठा है और बैठे बैठे भी उसको अटैक आ गया। पेशेंट हॉस्पिटल के क्लिनिक से मिल के जाता है, बाहर जाता है, तब कोलैप्स भी हो जाता है। एग्जैक्टली। और आपके केस में आपने ये बताया कि सबसे डेंजरस है हिप फ्रैक्चर। अगर वो गिर जाए और उसको हिप में लग जाए, स्पाइन में अगर लग जाए, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। एंड अगर वो रिवर्सिबल नहीं है। नहीं, रिवर्सिबल नहीं है। अगर फ्रैक्चर्स है, टाइमली इंटरवेंशन हो, तो ये डेफिनेटली रिवर्सिबल। और इनमें अगर कोई इन्फेक्शंस भी हो जाए तो वो भी रिवर्सिबल है। सब रिवर्सिबल है अगर हम टाइमली इंटरवेंशन करें। सर टाइमली तो हम, अब जैसे भी आपने कहा ना, जब तक हमारा फ्रैक्चर नहीं होता हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बोन्स। लेकिन क्या होता है कि अगर काफी बार हम लोग डर जाते हैं कि हमें नहीं कराना है। एग्जैक्टली। और ये हम मैक्सिमम करते हैं। अभी काम चल रहा है, इग्नोर टेंडेंसी या डर जाएगा, या हम लेस सीरियस रूट, लेस डैमेजिंग मेथड्स सोचने लगे, आयुर्वेदिक, सॉरी मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, तो हम थोड़ा इजी वे आउट लेने की कोशिश करें, वो काफ़ी बार डैमेजिंग हो जाता है। सर टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है? ओह एब्सोल्युटली वंडरफुल क्वेश्चन। सो टेक्नोलॉजी ने हमारा लाइफ काफ़ी चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। राइट फ्रॉम बेसिक, जो आज से 20 साल पहले हम लोग कन्वेंशन नी रिप्लेसमेंट करते थे, फिर नेविगेशन नी रिप्लेसमेंट करते हैं, अभी लाइव रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ AI सिस्टम्स, इंटर ऑपरेटिव CT MRIs करके हम लोग ड्यूरिंग सर्जरी, हमें कोई भी प्रिसिजन बेस्ड सर्जरी करना होता है, दीज टेक्नोलॉजीज गिव अस बुल्स आई एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो चाहिए वो टारगेट वही अचीव हो रहा है। और एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो पहले पेशेंट 20-20 दिन, 15-15 दिन अस्पताल में रहते थे, वे 48 घंटे में घर पे जाते हैं। पहले जो काफ़ी ब्लड चढ़ाने पड़ते थे, ब्लड लॉस कम होने लगे। पहले जो पेन किलर का रिक्वायरमेंट्स होता था, वो रिक्वायरमेंट्स कम हो गया। पहले ये टेक्नोलॉजीज़ के कारण हम लोग अर्ली मॉनिटरिंग नहीं कर पाते थे, अभी हम मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सर्जरी करते हैं। ड्यूरिंग स्पाइन सर्जरीज में SSEP चेक करते हैं, तो नर्व्स कुछ डैमेज हो रहे हैं क्या, टाइम पे हमने ये सेव कर दिया है। इसके कारण से चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए। एज ए रिजल्ट ऑफ विच पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ फास्टर, बैक टू रिकवरी, बैक टू वर्क, फाइनेंशियल लॉसेस कम होते हैं, एंड ड्यू टू प्रिसाइज सर्जरीज पेशेंट्स हैव गुड एंड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ health, ability to do your day-to-day work, ability to run, ability to do your jogging, your fitness, सब सही कर पा रहे हैं। So in that case हमारा फ्यूचर जो अभी AI है, so उसने भी एक अच्छा रोल प्ले किया है। AI is going to be there next now. अभी हम in terms of medical radiology में AI आ गया है, जिसमें CT MRI का डायग्नोस्टिक्स हम AI के थ्रू रिपोर्टिंग अभी थोड़े सालों में इंडिया में भी शुरू हो जाएगा। अभी इनिशियल रिसर्च स्टेज पे, और उसके बग क्लियरेंसेस कर रहे हैं। रोबोटिक्स में भी अभी AI अभी 2 साल में इंडिया में आ जाएगा, उसका रिसर्च स्टेज अभी जापान में चल रहा है, काफ़ी इंडस्ट्रीज में चल रहा है। एंड नैनोटेक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग, कि नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा इंजेक्शंस दिए जाने के बाद आपके बोन्स के ऊपर जो कार्टिलेजेस हैं वो जाके आपका सीधा वहाँ पे कार्टिलेज डिपॉजिट करेंगे। तो पूरा चीर फाड़ करने के, खोल के, काट कुट करके सर्जरीज करने के बदले वी विल बी एबल टू फिक्स योर बोन्स, विल बी एबल टू फिक्स सर्जरीज बाय सिंपली गिविंग इंजेक्शंस। वी प्रोबेबली आर 6, 7, 8 years away from it, but we'll be there. Don't tell me, ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब कि हमें फिर तो नी रिप्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिकल ब्रांच, हर साइंस और टेक्नोलॉजी का ब्रांच 7-7 साल, 8-8 साल में लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ता है। इसका मतलब कि हर 7 साल के बाद एक ऐसी, 8 साल के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आती है
जिसके कारण काफ़ी एडवांसमेंट होते हैं, जिससे पेशेंट का सर्जिकल रिक्वायरमेंट ड्रॉप हो जाता है। काटा कोटी का रिक्वायरमेंट, प्लेट स्क्रूज के रिक्वायरमेंट का चांस कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ज़ीरो होगा, एग्जैक्टली बट और क्या ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है? कोई भी नया रिसर्च, क्योंकि वो एक्सपेंस बनाने में एक्सपेंस जाता है, इनिशियली वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब वो मास प्रोडक्शन में जाता है तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, वो इंश्योरेंस में कवर होने लगे। पहले हम लोग के रोबोटिक्स कवर नहीं होते थे, बट ड्यू टू पेशेंट्स रिक्वायरमेंट्स इन डिमांड नाउ इंश्योरेंसेज ये कवर कर रहे हैं। इस कारण से अभी हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज कवर कर रहे हैं, एंड इससे हम पेशेंट्स के कॉस्ट बर्डन भी कम हो जाते हैं। और आप सबसे ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज ही करते हैं? यस, आई डू क्वाइट अ लॉट ऑफ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स, एंड इस कारण से काफ़ी एडवांस्ड स्टेजेस में पेशेंट्स जो एकदम ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, टेढ़े मेढ़े पैर लेके आते हैं, उनके काफ़ी हद तक एब्सोल्युटली स्ट्रेट इरेक्ट नीज हो जाते हैं, एंड विद लेस कट्स, लेस रॉड्स, लेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बेटर एक्यूरेसी। तो क्या हम रोबोटिक इंश्योरेंस के रोबोटिक सर्जरी के बाद भी नीज के हम नीचे बैठ सकते हैं? हर एक सर्जरी के बाद, नी रिप्लेसमेंट के बाद हम जो टेक्नोलॉजी आया है वो बैठ तो सकते हैं, लेकिन हम एज डॉक्टर्स मना करते हैं। उसका रीज़न है कि हर एक सर्जरी में जो इम्प्लांट है, भले वो कहे कि ये डिज़ाइन आपका चौकड़ी मारने बैठने वाला है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर्टिफिशियल होता है, वो कहीं लूजन आउट हो जाए, कहीं वीक हो जाए, तो वापस रीसर्जरी करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो एज ए सर्जन मैं मना करता हूँ कि आप चलो फिरो, सीढ़ी चढ़ उतर करो, कुर्सी पे बैठो, वंस इन अ व्हाइल कभी बैठ गए वो चलेगा, बट डोंट ट्राई टू, उसका हैबिट नहीं बनाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ग्रांटेड ले जाते हैं, लेकिन हमें ग्रांटेड नहीं लेना। काफ़ी बार वो मार्केटिंग टेक्निक में बोलते हैं कि हमारे पेशेंट चौकड़ी मार के बैठ देते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं, मतलब करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मना कर देता हूँ। सो इन दैट केस AI अभी तक इंडिया में नहीं आया, अभी तक हम लोग सिर्फ रोबोटिक सर्जरीज के ऊपर है। यस, बट वेरी सून इट्स कमिंग, वेरी सून। डॉक्टर, व्हाट इज द फाइनल एडवाइस आप अपने पेशेंट्स को देना चाहोगे? वेल, मैं मेरे सभी पेशेंट्स जो हैं उनको मैं बताता हूँ कि आप जो भी डॉक्टर आपके हैं उनके पास आप जब जाते हो तब एक ओपन माइंड लेके चलिए। जिस तरह से आजकल न्यूज़ आते हैं कि ओवर इन्वेस्टिगेट होता है, ओवर ट्रीटमेंट होता है, कुछ टू एन एक्सटेंट काफ़ी बार ट्रू भी होता है, लेकिन जब हमारी रिकवरी स्लो हो, हमारी रिकवरी जो हमारे इच्छा के अनुसार ना हो, मेरी सलाह है कि पेशेंट का हिंदी अनुवाद होता है धीरज। आपने थोड़ा धीरज बांधना पड़ता है। काफ़ी बार सबकी गति ऑफ हीलिंग सेम नहीं होती, या हमारे एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा होते हैं कि आज ऑपरेशन किया तो मैं हफ्ते में काम पे लग जाऊंगी। तो ये थोड़ा आपको धीरज बांधना पड़ेगा। जब आपके डॉक्टर कहें कि यह आपका सही टाइम नहीं है या ये आपका सही टाइम है काम पे लगना है, आप डेफिनेटली उसको फॉलो करें। एंड जिस तरह से आपको दवाइयाँ लेने को कहा जाए या जो टाइप की दवाइयाँ आपको मना करी जाए तो आपने कहेंगे आप उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। हाँ, काफ़ी बार समय की अभाव के कारण आपके डॉक्टर आपके साथ सब बात ना कर सके या आपके संतुष्टि ना मिले, तो आप एक दो बार वापस उनको पूछ सकते हैं, और लगे कि भाई आपको संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो आप सेकंड ओपिनियन कोई दूसरे डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं हो सकता है कि रातों रात हमें इसमें से बाहर निकाल सके। थोड़ा इसमें डायग्नोसिस में भी टाइम लगता है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि मेडिकल हेल्थ की ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है कि उसमें हमें जांच पड़ताल रिपोर्ट्स करके हम उसके जड़ तक पहुंचना होता है। तो थोड़ी रिपोर्ट ज़्यादा हो जाए तो आपने थोड़ा धीरज मान के वो कंप्लीट करके आपके डॉक्टर को वापस से फॉलोअप में मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आपने हमें बहुत अच्छा, इतनी इनक्रेडिबल नॉलेज, इंफॉर्मेशन दी है। आपने हमें नॉलेज दी है हमारी बोन्स को, हमारे अपने आप को हम कैसे ठीक रख सकें और कैसे हम अपनी लाइफ स्पैन को और इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, यू मैटर। याद रखिए, आप मायना रखते हैं। अगर आप हैं तो सब हैं, और आप नहीं तो कोई नहीं। थैंक यू।
आप सिस्टर्स, आपके बारे में बताइए अपने। आप यहाँ पे कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे तो 18 साल हो गया अभी तक काम करके। 18 साल। श्रुति गुजराती। श्रुति, यहाँ पे पेशेंट्स बार बार आते हैं? नहीं, पेशेंट आते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, अच्छे होते हैं, चले जाते हैं। तो मतलब क्या कोई पेशेंट ऐसा कभी लगा है कि यहाँ पे कई बार पेशेंट्स रिपीट हुए हैं, जल्दी जल्दी आए? नहीं, ऐसे तो कभी हुआ नहीं। रिपीट नहीं। हाँ, वो और किसी को लेके आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन रिपीट वो खुद के लिए नहीं आते। खुद के लिए नहीं आते। और आपने अक्सर देखा वो कि उनको सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा मिला? अच्छा मिला। आपका नाम? मेरा नाम अलका प्रेमा। आप यहाँ पे कितने साल से? 9 साल से। 18 साल से। और आप? 4 साल से। और आप? मतलब आप लोगों का इतना अच्छा ये लेवल रहा है कि डॉक्टर के साथ में आप लोग का इतना अच्छा रैपो रहा है? वही है कि डॉक्टर अच्छे हैं दोनों, इसके लिए हम किधर चेंज नहीं किया, ज़्यादा चालू है। अच्छा, क्या हम अंदर देख सकते हैं, है ना? आइए। हाँ, डॉक्टर हाँ ऐसे चेकअप करते हैं। बेड पे लेटा? मतलब बैठ के भी नहीं देखते हैं? बेड सर खड़े को है होके ही देखते पेशेंट। अच्छा, सर खुद खड़े रहते हैं, पेशेंट को लिटा के और फिर चेक करते हैं? नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, लेकिन अपने पुनीत हॉस्पिटल में ऐसे होता है। और हर एक रूम में अलग अलग देखते हैं। एक्सरे भी हमारे इधर तुरंत हो जाता है। एक्सरे मशीन भी यहाँ पे हमारे पास एक्सरे बताएंगे आप? इधर है एक्सरे। ओके, तो मतलब आप लोग तुरंत एक्सरे भी निकालते हैं? निकालते हैं। इमरजेंसी में कुछ भी पेशेंट करेगा तो तुरंत हो जाते हैं, यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता है। यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता है। ये बहुत बढ़िया है, एक्सरे मशीन भी यहीं पर है, तुरंत एक्सरे हो जाता है, तुरंत डॉक्टर देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक रूम है, आप देख सकते हैं। इधर देखिए कंप्यूटर, ये तो हो जाता है, ये यहाँ पे प्रोसेस करके इधर से प्रिंट देते हैं। यहाँ ओके, यहाँ से इमीडिएटली प्रिंट्स भी आ जाते हैं। रेडिएशंस को भी आप लोगों ने पूरा ये रखा हुआ है, क्या बोले, कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में अगर ऑपरेशन थिएटर पे ओटी रूम भी है? ओके, वहाँ है ना, ये हमारा ओटी है। ये आपका ओटी रूम भी यहीं पर है? मतलब अगर कोई भी छोटे मोटे ऑपरेशंस और बड़े ऑपरेशंस भी यहाँ पे हो जाते हैं? और यहीं के यहीं आपके पास में आपके डिलक्स स्वीट्स भी है?